Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In last lecture we covered a topic on state of stress at a point but in terms of three dimensional. In this lecture we are going to cover two dimensional state of stress at a point, or we can also say a plane stress. बेसिकली जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थ्री डायमेंशनल एलिमेंट के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस की डिस्कशन को कंटिन्यू किया था, तो उसको हमने इस पर्सपेक्टिव में लिया था कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है और एक हमारे पास जी एक्सिस है। अब इस केस के अंदर हम जो है टू एलिमेंट्स को जस्ट लेते हैं जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल अगर हम प्लेन स्ट्रेस को डिफाइन करें तो इट्स अ बेसिकली कंडीशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस अकर when all of the stresses acting on the component are in the same plane। तो प्लेन स्ट्रेस जो है बेसिकली थिन कंपोनेंट्स के लिए एनालिसिस के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेन के ऊपर एक्स एंड वाई प्लेन के ऊपर जो है फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब फोर्सेस जो है एक्स और वाई प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं इस प्लेट के ऊपर, और जो इसकी अपर सरफेस है बेसिकली उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं हम उनको कंसीडर कर रहे हैं कि वो ना होने के बराबर है। सो वी नो दैट द नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस एट अ फ्री सरफेस आर जीरो, क्योंकि प्लेट जो थिकनेस जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। इस वजह से हम उसको अज्यूम करेंगे कि उसके ऊपर जीरो स्ट्रेस जो है वो अप्लाई हो रही है। सो वी कैन से स्ट्रेस जो जी डायरेक्शन के अंदर है वो इक्वल टू जीरो है। सो टू डिफाइन आर थ्री डायमेंशनल एलिमेंट, एज यू नो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था कि ये हमारे पास स्ट्रेस एक्स में है, इसी तरीके से ये हमारे पास स्ट्रेस वाई में है और ये हमारे पास स्ट्रेस जी में है, और इसी के साथ हमारे पास शीयर स्ट्रेस जो है वो अप्लाई हो रही है, दैट इज एच जी टो एच वाई टो वाई एच टो वाई जी, और इस डायरेक्शन में हो रहा जी टो जी वाई और इस डायरेक्शन में हो रहा टो जी एच। तो ये वो सारी पॉसिबल स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस हैं जो आपके पॉजिटिव फेस के ऊपर अप्लाई होती हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव साइन कन्वेंशन की जो स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस है वो यहाँ पे लिखी है, सिग्मा एच सिग्मा वाई एंड सिग्मा जी, एंड डेफिनेटली शीयर स्ट्रेस जो एच कंपोनेंट की वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रही और एक्स कंपोनेंट की जी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही, एंड सिमिलरली अरेस्ट। सो 9 components are required to define a stress at a point in three dimensional element। सो जब हम इनको टू डायमेंशनल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर हम जी के अगेंस्ट जो भी स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस है उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो इट मीन्स कि सिग्मा जी tar of xz, tar of zx, tar of yz and tar of zy is basically equal to zero, क्योंकि हमने अज्यूम किया है यहाँ पे कि जो आपकी स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस अलोन द जी एक्सिस अप्लाई होगी, जो ये सरफेस की थिकनेस कम होने की वजह से हम उनको जीरो कंसीडर कर रहे हैं। पर्पस इसको करने का ये है ताकि आप अपने एनालिसिस को इजीली परफॉर्म कर सकें। तो ये 2D के अंदर या प्लेन सरफेस के ऊपर हमारे पास ये सिग्मा एच है और ये हमारे पास सिग्मा एच इन नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास स्टेट है एच एंड वाई की। तो यहाँ पे सिग्मा एच जो है हमारे पास पॉजिटिव है और वाई जो है जो शीयर स्ट्रेस है एच की, एच कंपोनेंट की जो वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है वो भी
positive है. So again we are considering only the positive sign conventions, and here you will see x is negative and y is also negative. So negative is equal to again plus. Here y is again negative and x is again negative. So it will give you again positive. X is positive and y is also positive. So it will also give positive. तो ये वो सारी स्ट्रेस और shear स्ट्रेस हैं जो आपकी 2D या प्लेन स्ट्रेस के ऊपर अप्लाइड होती हैं. तो जब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो बनेगा. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस 9 कंपोनेंट्स के अगेंस्ट मैट्रिक्स को बनाया था जिसको हम स्टेंसर कहते थे. तो हर डायगोनल जो है हमारे पास सिग्मा एच, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जी था, और बाकी रेस्ट जो हमारे पास पोजीशन है वहाँ पे shear स्ट्रेस एच वाई, shear स्ट्रेस वाई जी, सॉरी एच जी, shear स्ट्रेस वाई एच, shear स्ट्रेस जी एस एंड अदर्स, ये सब अवेलेबल है. अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं सारी, ये इक्वल टू जीरो हो जाएंगी क्योंकि हमने जो फोर्सेस जी डायरेक्शन के ऊपर जो अप्लाई होंगी थिन प्लेट्स के ऊपर, उनको हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं. तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंपल 2x2 मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आइडेंटिटी टल साइड पे हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, और रेस्ट जो पोजीशन है उस पे shear स्ट्रेस एक्स वाई एंड वाई एक्स होगा. तो बेसिकली प्लेन स्ट्रेसिस की जो एप्लीकेशन है वो एयरक्राफ्ट विंग्स, थिन प्रेशर वेसल्स और थिन gears जो हैं उनके ऊपर अप्लाई की जाती है, एंड सम अदर्स एज वेल. सो ऑल रियल वर्ल्ड स्ट्रेस सिचुएशंस आर 3 डायमेंशनल. तो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो हर एक जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्ट्रेस की सिचुएशंस जो है वो 3 डायमेंशनल होती हैं. लेकिन प्लेन स्ट्रेस के अंदर अजम्पशन करते हैं हम, सो वी कैन सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस दैट इज विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द रिजल्ट. तो हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो जी डायरेक्शनल की स्ट्रेसेस हैं उनको इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स के एनालिसिस हैं वो हम इजीली परफॉर्म कर सकें, और इन जी एक्सिस की स्ट्रेसेस को जीरो पुट करने से आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादातर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होते उसको जीरो रखने से. ओके, now let's move to another topic, nominal engineering stress versus the true stress. एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग की डिस्कशन को हमने लास्ट वीक के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक बार है और उसको हम बोथ साइड से जो है लोड अप्लाई कर रहे हैं पी, और जब हम इसको ट्रांसफर कर किया ताकि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल जो रेजिस्टिव फोर्सेस पैदा हो रही हैं उनको देख सकें और हम उनको रिजोल्व कर सकें, ताकि हम स्ट्रेस जो है उसको फाइंड कर सकें. उसके नतीजे में जो आपके प्रोडक्ट की लेंथ है जब आप लोड अप्लाई करेंगे और जब उसको स्ट्रेच करेंगे, लेट्स से कि आप यहाँ पे टेंशन की फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लेंथ में जो चेंज होगा वो डेल्टा होगा. ठीक है, मतलब जो उसकी लेंथ में चेंज आया उसको हम डेल्टा कहेंगे. तो इट्स बेसिकली एल प्लस डेल्टा. फॉर ट्रांसफर कट वी नो दैट एन इज इक्वल टू पी एस. जब आप इसको ट्रांसफर कट करते हैं एक पैरेलल फोर्स V और एक जो आपकी परपेंडिकुलर फोर्स है एन, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगी. सो हमने अज्यूम किया था जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी यहाँ पे स्ट्रेसेस इंटरनल फोर्सेस लगेंगी आपकी वो सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. तो इट मींस कि ये सब की जो एवरेज आउट है वो हमारे पास एन आ जाएगी. एन इज आल्सो बेसिकली इक्वल टू द टी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है और सेंटर में ही अप्लाई हो रही है. तो ये लास्ट लेक्चर की जो है रिकैप था. तो इसी नॉलेज को बिल्ड करते हुए जो हम स्ट्रेस की फर्दर टाइप स्टडी करते हैं वो दो तरह से है. एक है नॉर्मल स्ट्रेस और एक जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया. इट मींस स्ट्रेस इज इक्वल टू एन टावर ए. तो
नॉमिनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है, it's basically dividing the load P by the specimen original cross sectional area A नोट. So जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके स्पेसिमन का एट स्टार्ट, उसको आपने बेसिकली पी जो लोड अप्लाई किया है उसके साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो जो स्ट्रेस आएगी उसको हम नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं या इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं. इट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू एन ओवर ए नॉट. और जो ट्रू स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ always using the original cross sectional area we could use the actual cross sectional area. तो stress is equal to n over a. इसके अंदर जो a है वो हमारे पास actual area है that becomes smaller and smaller when the specimen fails. तो जो स्ट्रेस होगी आपकी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू इसके अंदर वो ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है आपके पास वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा है. तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी आएगी, लार्जर होगी. तो एक एग्जांपल करते हैं जी. एक हमारे पास फ्लैट स्टील अलॉय की बार है जिसकी इनिशियल थिकनेस जो है वो हमारे पास 20 मिलीमीटर है और जो उसकी विड्थ है वो 70 मिलीमीटर है. और इसको हमने इट इज बेसिकली सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड in tension of 80 kilonewton. So we have to determine the nominal axial stress or engineer stress in the bar. तो हमने अभी जो है फार्मूला पढ़ा है कि नॉर्मल axial sorry nominal stress or the engineering stress is basically equal to n over a naught. So simply हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन कर देंगे. 80,000 न्यूटन को हम 80 न्यूटन में कन्वर्ट किए तो 80,000 न्यूटन आ गया. और एरिया के लिए हम सिंपली इसकी 20 मिलीमीटर जो थिकनेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, तो ये 20 टाइम 70 मिलीमीटर हो जाएगा. तो आंसर आ गया जी हमारे पास 57.14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और यू कैन से 57.14 मेगा पास्कल. लेट्स मूव टू स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या है जी? स्ट्रेन बेसिकली एक मेजर है आपका डिफॉर्मेशन का, जिससे आप मेजर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितनी डिफॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग द एदर टेंसाइल स्ट्रेस और अ कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो हमने एक्सियल लोडिंग के अंदर देखा था कि जब आप अपने इस बार को स्ट्रेच करते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप लोड अप्लाई करते हैं उसके नतीजे में जो इसके अंदर चेंज आता है, जो इंक्रीज होता है वो डेल्टा होता है. इट्स अ सिंबल ऑफ एप्सिलॉन बेसिकली. तो स्ट्रेन क्या हुई हमारे पास? स्ट्रेन इज बेसिकली द चेंज इन डायरेक्शन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन. तो जितना आपकी बार या रोड के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टेड बॉडी जो है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो चेंज आएगा उसकी डायमेंशन के अंदर उसको आपने डिवाइड कर देना है ओरिजिनल डायमेंशन के साथ. तो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा और स्ट्रेन को हम ई के साथ जो है वो डोनेट करते हैं. और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जी क्योंकि जितनी चेंज इन लेंथ है, लेट्स से अगर ये मिलीमीटर में है और ओरिजिनल लेंथ भी डेफिनेटली मिलीमीटर के यूनिट्स में है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी. तो इसलिए ये डायमेंशनलेस एंटिटी है. साइन कन्वेंशन इसके अंदर सिमिलरली टेंशन फोर्सेस जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोन लगेंगी उसको हम पॉजिटिव एलोंगेशन कहेंगे और कंप्रेसिव फोर्सेस की सूरत में क्योंकि शॉर्टनिंग हो जाती है लेंथ आपकी, उसमें हम उसको नेगेटिव का साइन जो है वो असाइन करेंगे. अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की टाइप्स की. तो स्ट्रेन की टाइप जी उसी तरह से ही होती हैं जैसे जैसे आपके पास स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं. जैसे नॉर्मल स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन भी होगा. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी होगा. और नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ जब नॉर्मल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस है तो मतलब आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रेन भी है और नॉर्मल स्ट्रेन को हम ई व एन के साथ डोनेट करते हैं. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो है हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो अकर होता है जो कि बेसिकली टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस के नतीजे में अप्लाई होगा. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की सूरत में आपके पास टेंसाइल फोर्सेस होती हैं और कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं.
तो स्ट्रेन जो है इट्स बेसिकली द चेंज इन लेंथ, इट मीन्स डेल्टा एल ओवर द ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल। तो नॉमिनल इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगी, ई इज इक्वल टू epsilon, it means the change in length over the L node. L node is basically the initial length जब आप अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मतलब जो आपके प्रोडक्ट की इनिशियल लेंथ है एट स्टार्ट, वो आपके पास यहाँ पे आएगी। और जब ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे तो इसकी डिफॉर्मेशन के दौरान जो इसकी लेंथ में चेंज होगा लाइक दिस, जो डेल्टा एल चेंज आया है, तो एल प्लस डेल्टा एल, ये जो चेंज आया है मतलब इसकी लेंथ जो है जितनी चेंज हुई है डेल्टा एल, वो कंसीडर करेंगे हम और डिवाइड कर देंगे उस लेंथ के साथ जितनी लेंथ आपकी है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ट्रू स्ट्रेन। ये हमारे पास इनिशियल लेंथ थी जी नॉमिनल की सूरत में, और ये जो हमारे पास ट्रू स्ट्रेन है इसकी सूरत में हमारे पास जो ये लेंथ है, ये वो लेंथ है जितना आपकी इस लेंथ में इंक्रीज टोटल चेंज आ गया। मतलब जब आप इसको टेंसाइल की फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जब आप कंप्रेसिव की फोर्सेज अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप डिफॉर्मेशन कर चुके होंगे, मतलब जब प्रोडक्ट आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उस टाइम जो आपकी बेसिकली लेंथ है वो आप यहाँ पे लेंगे, दैट इज ट्रू स्ट्रेन। और क्योंकि ये टर्म्स आपके पास अब इंक्रीज हो रही, बड़ी हो रही, इस वजह से आपके पास ये ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो स्मॉलर आएगी। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन जैसे हमने शेयर स्ट्रेस पढ़ा था उसी तरीके से शेयर स्ट्रेन जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जिसको हम गामा या फिर फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ एल है और ये इसके पॉइंट है ए बी सी एंड डी। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इन दिस डायरेक्शन बोथ, बट दे आर नॉट एक्चुअली इन सेंट्राइड, ये प्रोडक्ट के सेंटर में नहीं है, एक्सियल सेंट्राइड लोडिंग के अंदर नहीं है, ये एक डायरेक्शन, दोनों नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में है और डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं। इस नतीजे में जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को इस तरीके से चेंज कर लेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं शियर, मतलब जो स्ट्रेस अटर होगा वो शियर स्ट्रेस होगा, और ये जो ए है वो ए डैश पे आ जाएगा, बी बी डैश पे आ जाएगा, और जो एंगल बनेगा वो हमारे पास फाई होगा। तो शियर स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं बी डैश बी एंड सी। तो टेन फाई जो है इट्स बेसिकली इक्वल टू द डेल्टा एल ओवर एल। ये जो चेंज हुआ है इसकी लेंथ में दैट इज द डेल्टा एल, और ये जो हमारे पास इस प्रोडक्ट की लेंथ है वो ये एल है। So we can say tan phi is basically equal to the phi, और you can say delta L over L। तो इस तरीके से हम इसको shear stress का नाम देते हैं। एट लास्ट हमारे पास है जी लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जो है आप इसको थ्री डायमेंशनल में अगर आप अपने प्रोडक्ट को देखें तो ये जो ए और बी है इसके ऊपर आपकी लेटरल स्ट्रेन अप्लाई होती है। मतलब जब आप किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, टेंशन की फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में उसकी लेंथ जो है लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें तो उसमें चेंज होगा। तो जब उस लेंथ में चेंज होगा तो उसके नतीजे में जो उसकी डाया है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके डाया में चेंज अटर होगा। जो कि अगर आप इसमें अगर बात करें इस बार की, तो जब मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो जो इसका एरिया है ये स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा, और जब मैं इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करूंगा उसके नतीजे में लेंथ कम होती जाएगी, लेकिन जो डाया होगा रोड का वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। So change in A and B dimension is what we call lateral strain. So इसको हम ED के साथ डोनेट करते हैं। So change in lateral dimension over the original lateral dimension is called lateral strain. Let's say कि ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर
जो इसकी टोटल लेंथ है वो एल है और टी लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है और इसका डाया जो है वो डी है। तो जो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है जैसे मैंने बताया, और जो डी है इसकी डाया में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अप्लाइंग दिस लोड। तो जो चेंज हुआ है जी वो हमारे पास डेल्टा डी है। डेल्टा डी इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ डी माइनस डी डैश। सो ई डी इज इक्वल टू डेल्टा एल over, oh sorry, delta D, it's a delta D over D, it's a lateral strain। तो चलें एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक फ्लैट स्टील अलॉय की बार है जिसकी इनिशियल लेंथ जो है वो 800 मिलीमीटर है और इसको हमने एक्सियल लोडिंग के ऊपर अप्लाई किया 50 किलो न्यूटन टेंशन की फोर्स, और उसके नतीजे में जो बार है वो एलोंगेट हो रही है 0.35 मिलीमीटर। तो हमने डिटरमिन करनी है जी नॉमिनल एक्सियल स्ट्रेन और द इंजीनियरिंग स्ट्रेन इन द बार। तो सिंपल जो हमने ऊपर भी फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर एल नोट, क्योंकि हम एक्सियल नॉमिनल एक्सियल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 800 इसकी इनिशियल लेंथ थी और जो चेंज हुआ है उस बार के अंदर जो एलोंगेशन हुई है वो 0.35 मिलीमीटर है। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00437।